बीजेपी की क्या कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? देखिए, ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि खिलाड़ी, जवान, किसान और युवा परेशान है बीजेपी से। आपने हाल ही में बयान दिया कि मैं अगर विनेश फोगाट की जगह होता तो मैं देश की जनता से माफ़ी मांगता। क्या कारण है जब ओलंपिक्स में इस बार एक भी मेडल नहीं आया गोल्ड का, तो ये सामने तस्वीर आती है, इसके पीछे क्या कारण है? आप क्योंकि ओलंपिक मेडल ला चुके हैं, आप खिलाड़ी हैं, और तो आपको बेहतर पता होगा, इसलिए मैं आपसे ये जवाब मांग रही हूँ। अभी मणिपुर जल रहा है, एक बार भी मोदी जी ने कुछ नहीं उस पर बात किया, कोई बात नहीं रखी, मीडिया से नहीं रूबरू हुए, इवन मणिपुर अभी तक विजिट भी नहीं किया, 1.5 साल से ज़्यादा हो। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं गोहाना में, हमारे साथ योगेश्वर दत्त है, उनसे बातचीत करेंगे। टिकट इस बार इनकी काट दी गई है, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, राम राम। इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने टिकट का वितरण किया है, आपको नहीं लगता जैसे रामविलास शर्मा, बबीता फोगाट और आपकी भी टिकट काट दी, क्या आप इस पर आप कहना चाहिए? देखिए जी, ये सारा काम पार्टी का, संगठन का होता है, शीर्ष नेतृत्व का होता है कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ा जाता है। और जहाँ भी जितने भी हमारे 90 के 90 जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की, सभी अच्छे हैं। पार्टी ने जो फैसला किया है बड़ा सोच समझ के किया होगा। अब फिलहाल एक ही लक्ष्य है कि जब 8 तारीख को वोटों की गिनती हो, जब नतीजे आए तो पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और तीसरी बार हरियाणा में फिर से कमल खिले। जैसे तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की। हरियाणा में भी तीसरी बार कमल खिले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री पद की फिर से दोबारा शपथ लें। आपने कहा 90 की 90 सीट, 89 सीट्स, एक सीट जो सिरसा की है उस पर नामांकन वापस ले लिया गया और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी ने नामांकन वापस लिया। इस पर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं आई, क्या कारण? देखिए, उस कारण का तो मैं नहीं पता, क्योंकि सुनने में आया कि वापस लिया है, वहाँ का पता नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा सक्रियता हमारी रोहतक, सोनीपत, जींद इसी एरिया में रहती है। ये आपके माध्यम से हमें पता है कि उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। लेकिन राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जब क्लैरिटी नहीं देती है कि क्यों वापस लिया गया नामांकन, क्यों कन्फ्यूजन है, तो ये एक सवाल छोड़ देती है। क्या कारण है कि कोई क्लैरिटी भी नहीं है? देखिए, उसका कारण हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब अभी तक उस चीज़ का नहीं पता है, वो लिया भी है या नहीं लिया, ये मेरे को तो ये भी नहीं पता। आप लोगों के माध्यम से ये चीज़ें पता लगी हैं, पर अगर लिया होगा तो कोई कुछ उसका अगले कैंडिडेट का कोई निजी कारण भी हो सकता है, जिसने अपने आप अभी तक उसने खुल के भी अभी खुद के सामने आके भी मीडिया को या हरियाणा वासियों को नहीं बताया है, या लिया भी गया या नहीं ले गया। तो हम उतना ही बात कर सकते हैं जिसके बारे में पता हो, जितनी नॉलेज हमें हो। आपने हाल ही में बयान दिया कि मैं अगर विनेश फोगाट की जगह होता तो मैं देश की जनता से माफ़ी मांगता। क्या कारण? देखिए, बात क्या उनके साथ कोई ऐसी साजिश हुई है, आपको लगता है नहीं हुई है या हुई है? 100% कोई साजिश नहीं हुई है। साजिश का कई गुंजाइश ही नहीं होती। पहली बात तो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उसमें ओलंपिक में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो भी अंतर्राष्ट्रीय के, जो भी UWW के अंडर में जो चीज़ें खेली जाती हैं, या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंडर में जो भी खेल होते हैं, तो उसमें कोई साजिश इस तरीके की होती नहीं। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जो भी सच्चा हिंदुस्तानी है, सच्ची देश भावना से देश के लिए खेलता है या कोई भी कार्य करता है, तो उसको देश को सच्चाई बतानी चाहिए। तो मैंने इसलिए बोला कि वेट ना लेके आना खिलाड़ी की खुद जिम्मेवारी होती है। अगर लेके आता है तो मेडल आता है, अगर नहीं लेके आता है मेडल आता, अगर नहीं वेट ले गया तो देश को नुकसान हुआ है और वो खुद की गलती होती है खिलाड़ी। क्या गलती हो सकती है खुद की? क्या कारण आपको लगता है? 100 ग्राम वेट कम नहीं हुआ, क्या नहीं हो पाता है? थोड़ा सा इसको समझाइए। आपको क्या लगता है, क्या क्यों ऐसा कह रहे हैं कि साजिश हुई है? देखिए, साजिश लोग बोलते हैं साजिश हुई है, जो बिल्कुल सरासर गलत है और झूठ है, और पूरे देश को भ्रमित करने का ये काम किया गया है। तो अभी भी वो उसी के पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और भारत सरकार को इन्वॉल्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कॉल किया था उनको, बात की थी उनसे। तो फिर प्रधानमंत्री ने थोड़ी बोला है कि भाई हमने साजिश की है। प्रधानमंत्री तो सभी से बात करते हैं, खिलाड़ी से बात की है। अभी पैरा वालों को देखिए, उनसे मिले भी हैं, और जो खिलाड़ी जीतते हैं उनसे बात करते हैं, जो हारते हैं उनका भी हौसला बढ़ाते हैं। तो वो एक अच्छी बात। अब किसी खिलाड़ी का अगर वेट नहीं आया है तो उसके बात करना कि भाई आप अपने आप को कमज़ोर मत समझना, आप कमज़ोर मत पड़ना, हम आपके साथ हैं, हमें तो उसके लिए आगे की क्या लड़ाई हो सकती है। क्योंकि विनेश फाइनल में गई थी कि भाई आगे कैसे मेडल, सिल्वर मेडल। ऐसे भी मतलब जिसको हराया था वो कभी नहीं हारी थी आज तक। देखिए, वो बातें अलग हैं। अगर ये नहीं है कि भाई आप किसी को हरा लेते हो, जो आज तक नहीं आ रहा, तो आपको मेडल मिलेगा। अगर आप रूल के हिसाब से चलोगे तभी आपको मेडल मिलेगा। अभी पैरा ओलंपिक में आप देखिए, एक लड़के पैरा में जिस जयदीप नाम है शायद पहला उसका, हमारे खिलाड़ी का, वो सिर्फ अच्छे तक जानता हूँ मैं उसको, तो उसका गोल्ड आया है, पर उसका सिल्वर आया था।
ईरानी जो खिलाड़ी था जेवलिन वाला, उसका गोल्ड था, पर उसने कुछ ऐसी हरकत की जिससे वो डिस्क्वालीफाई कर दी गया, और इसका अपने पैरा ओलंपिक में जो हमारे खिलाड़ी था जेवलिन में, उसका गोल्ड रहा है। तो जो रूल हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल के जो नियम हैं उनके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। अगर उनसे हम बाहर जाएंगे तो डिस्क्वालीफाई होंगे, और ऐसा भी पहली बार कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं। इसी ओलंपिक में 4-5 खिलाड़ी ओवरवेट की वजह से डिस्क्वालीफाई हुए हैं। हमने देखा जैसे अभी विनेश फोगाट को कांग्रेस से टिकट मिल गई, आपको मिली बीजेपी से, बबीता फोगाट की टिकट काट गई, आपके भी काटी गई इस बार। जब कोई खिलाड़ी पीक पे होता है तब उसको टिकट दे दी जाती है। राजनीतिकरण नहीं दिख रहा लगता आपको इसमें हो रहा है? देखिए, राजनीति चीज़ अलग होती है, खेल अलग होता है। बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री करती हूँ। हाँ, तो टिकट काटना या टिकट कटना क्या मतलब होता है? मतलब दी नहीं गई, काटने का मतलब दे नहीं दी गई। और जैसे मेरा सवाल लेकिन ये था कि जैसे विनेश फोगाट अभी वो अपने पीक पे हैं, कहा जा रहा है कि जैसे उनके चाचा ने बोला कि वो मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि वो पीक पे हैं, लोगों उनको प्यार है, सहानुभूति दे रहे हैं। आप लोगों को टिकट दी गई थी तब? देखिए, हमारी इच्छा थी हम राजनीति में आए, पार्टी में से बात के हम राजनीति में आए। वो खिलाड़ी की या किसी की भी, हर जो भी है, वो खुद की इच्छा होती है कि भाई मेरे को राजनीति में जाना है या नहीं जाना है, कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता। तो वही चीज़ें हैं, उसको विनेश ने को कांग्रेस अच्छी लगी तो कांग्रेस में गई है, हमें भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगी तो हम भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। टिकट उस टाइम पे मैं चुनाव लड़ा था, उस चुनाव भी मैं लड़ा था। इस बार टिकट नहीं दी, कोई बड़ी बात नहीं है, ये टिकट मिलना ना मिलना और ये कोई गारंटी नहीं होती। टिकट मिलते तो मैं जीतता हूँ, क्योंकि पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। तो बस इतना कहूँगा कि हम जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, हम उसके लिए भगवान का शुक्र गुजार करते हैं कि इतने अच्छे मुकाम तक हमें पहुंचाया है। और विचारधारा पे भी आना चाहूँगी, तो विचारधारा पे आ जाना जब तक आपका मन। मैं बताती हूँ, मैं इसलिए विचारधारा की पहले मैं उस पर सवाल ले लेते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं गेम्स की। हम ओलंपिक में मेडल्स बहुत कम आते हैं। अगर हम कंपेयर करें चाइना से, यूएस से, हम देखते हैं कितने मेडल्स आते हैं। उसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, इस देश में ओलंपिक मेडल जीतने के लिए खिलाड़ियों ने सोचना ही बाद में शुरू किया। पहले तो बस इतना सोचते हैं कि हम इंटरनेशनल हो जाएं, फिर हम ओलंपियन हो जाएं। उसके बहुत बाद में अब जाके पहलवानों की सोच बताता हूँ। अब जाके पहलवानों की सोच ये बनी है कि जिस भी टूर्नामेंट में जाएंगे, जिस भी चैंपियनशिप में जाएंगे, जिस भी गेम्स में जाएंगे, वो मेडल के लिए जाते हैं। और 2008 के बाद 1952 में पहला कुश्ती में पहला मेडल 1952 में आया था KD जाधव जी का। उसके बाद 2008 में सुशील का मेडल आया था, और 2008 के बाद आज तक लगातार ओलंपिक में कुश्ती से हमने मेडल जीते हैं। 2008 में, 12 में, 16 में, टोक्यो ओलंपिक में भी, पेरिस में। तो एक हमारे खिलाड़ी जो पहलवान की सोच बनी है कि वह मेडल लेके आएंगे। नीरज चोपड़ा ने पिछली बार गोल्ड जीता था, इस बार फिर मेडल जीता और अपना बेस्ट किया। उन्होंने पिछली बार 87 फेंक किए, 87.5 फेंक के उन्होंने गोल्ड जीता था। इस बार वो 89 से ज़्यादा उन्होंने फेंका है, पर सिल्वर आया, कोई बात नहीं, क्योंकि उसका टारगेट एक बड़ा है। तो सोच जहाँ बनती नहीं है। आप मनु भाकर को देखिए, आप अमन को देखिए, पहला ओलंपिक था, उसने मेडल जीता। तो जब खिलाड़ियों के अंदर एक मेडल जीतने की भूख बढ़ेगी, उसके लिए संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, तब मेडल मिलते हैं। और ग्रास रूट पे हम जितनी अच्छा तरीके से हम अपने बच्चों को खेल के प्रति लेके जाएंगे, खेल में लेके जाएंगे, खेल के प्रति उनके मन में एक खेल भावना डालेंगे और देश के प्रति देश के लिए मेडल जीतने की भावना उनके डालेंगे, तो मेडल पर जरूर आएंगे। और समय लगता है एक चीज़ में। चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, उनकी हम बात तो करते हैं, पर उनकी तरह हमारे अपने विचार और हमारा जो ग्रास रूट है वो मजबूत भी तो करना होगा। तो ग्रास रूट मजबूत करने के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार लगभग हरियाणा की बात करें, लगभग 1000 नर्सरियाँ अलग अलग खेलों की सरकार ने खोली गई। अलग है, सरकारी कोच उससे अलग है। जहाँ पे नर्सरियाँ हैं, अगर सरकारी कोच वहाँ पे नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे शायद 25 या 30 हज़ार रुपये सैलरी के प्राइवेट कोच रखे गए हैं सरकार की तरफ से ही। तो चीज़ें एकदम से आप सुधार नहीं कर सकते, और कुछ जिम्मेवारी हमारी। साल कम होता है, 10 साल कम होता है। बीजेपी की सरकार 10 साल है। ओलंपिक मेडल के लिए 50 साल भी कम होते हैं। आपको पता नहीं ओलंपिक मेडल आता कैसे है। एक खिलाड़ी क्या अब तक कितनी पीढ़ियाँ गुजर जाती है किसी परिवार में ओलंपिक मेडल लाने के लिए। हाँ, तो आप ये बात नहीं कह सकते कि वह कम होता है। ओलंपिक जैसे खेलों के लिए मेडल, ओलंपिक महाशक्ति बनने के लिए तो और कंटिन्यू काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप 10 या 15 साल उसमें 100% काम कर देंगे, उसको फिर आप लूज कर दोगे। तो इसमें सुविधाएं नहीं मिलती है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, सुविधाएँ मिलती हैं। और एक बात और मैं बताता हूँ, जब तक आप अपनी प्रतिभा खुद नहीं दिखाओगे
तो तब तक कुछ उसका हो भी नहीं सकता। ये नहीं हो सकता कि बस जिस घर में हम घर के कोई बच्चे हैं उसको उन घर में जाके बच्चों को तलाशी, ये नहीं है। कुछ पहल तो हमें खुद करनी होगी, जो बच्चों के माता पिता उनको पहल करनी होगी। आज बच्चा जो जूनियर लेवल पे भी, सब जूनियर लेवल पे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडल जीतता है तो उसको भारत सरकार एक टॉप्स है, ओलंपिक पोडियम स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, उसके तहत बच्चों को लिया जाता है, उसके ऊपर खर्चा किया जाता है डेवलपमेंट के नाम से, तो भी खर्चा किया जाता है। पर एक घर से निकल के कुछ दिखाना तो पड़ेगा ना, उसी के बाद तो कुछ होगा। मैं आपसे आज पहली बार बात कर रही हूँ, आप जैसे ओलंपिक्स में गए, आपने मेडल जीता, आपने जब शुरुआत की होगी बहुत टफ होगा आपके लिए भी शायद। मुझे नहीं पता आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या थी, आपको सपोर्ट कर पा रहे थे कि नहीं, लेकिन जितने भी बच्चों से मैं मिल रही हूँ, युवा से मिल रही हूँ जो गेम्स में जा रहे हैं, उनको बड़ा मुश्किल होता है गेम्स में आकर। उनको मन तो बहुत है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं फिर मैनेज करना पड़ जाता है, कहीं ना कहीं उनकी जो इच्छाएं हैं वो ख़त्म हो जाती है। मुझे पहले तो आप काम एक करना, जो भी बच्चा बोलता है कि मेरे को खेल करना है और मेरे पिताजी मेरे परिवार में मेरे सपोर्ट नहीं करता, आप उसको मेरे पास लेके आ जाना। आपको कोई बच्चा नहीं मिलेगा कि भाई मैं खेल करना चाहता हूँ, मेरी ये अचीवमेंट है, मेरे को मदद चाहिए। अब कोई ऐसा देखा जैसे कुछ खिलाड़ी अभी जैसे गोलगप्पे बेच रहे हैं, वो देखिए गोल्ड फिर सामने कौन खिलाड़ी, किस लेवल का खिलाड़ी, तो ये है कि ओलंपिक वो खेल कौन सा खेलता है, वो ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलता है, ओलंपिक खेल है जो वो खेलता है या क्या खेल खेलता है। आज तो लोगों ने धंधा तक बना रखा है खेल को। ऐसे ऐसे खेल आए हुए हैं जिन्हें हमें भी नहीं पता। कहीं भी नेपाल उनको खिला के ले आएंगे, 1-2 लाख रुपए लेंगे, भूटान खिला जाएंगे और फिर वो बोलते हैं कि भाई सरकार से मदद नहीं मिलती। जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है उन्हीं में अगर आप अच्छा करते हो, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हो तो सरकार से मदद मिलती है और जो प्राइवेट सेक्टर है उनसे भी आपको मदद मिलती है। पर कुछ खेल ऐसे हैं जिसका किसी को पता ही नहीं और बच्चों को भ्रमित करके उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनको भूटान, नेपाल, ये मतलब जो हमारे नज़दीक देशों में खिला के ले आते हैं और फिर वो बच्चों को पता नहीं कि ये सिस्टम क्या है, इतने खिलाए हुए हैं, तो वो वहाँ पे वो भ्रमित होते हैं। पर एक अतरले वाला खिलाड़ी है तो उसको आज के टाइम में नौकरी दी जाती है। अगर हरियाणा सरकार की बात करोगे तो ग्रुप डी में 10% कोटा दिया हुआ है, जहाँ पे स्टेट नेशनल लेवल के बच्चों को पक्का उसमें नौकरी है। जो ग्रुप डी में 10% बहुत हो जाते हैं। अगर 1000 बच्चों को लेना है तो 100 उसमें खिलाड़ी लिए जाएंगे। ग्रुप सी और बी में 3% कोटा है। तो आप इसको देखिए ना कि वो चीज़ें तो हैं। और मेरे सामने तो देखिए जो तस्वीर आती है वो ये आती है, जब ओलंपिक्स में इस बार एक भी मेडल नहीं आया गोल्ड का, तो ये सामने तस्वीर आती है। इसके पीछे क्या कारण है? आप क्योंकि ओलंपिक मेडल ला चुके हैं, आप खिलाड़ी हैं, तो आपको बेहतर पता होगा, इसलिए मैं आपसे ये जवाब मांग रही हूँ। देखिए मेडल बड़े हैं हमारे, एक मेडल आता था हमारे एक टाइम में। 2012 में 6 मेडल आए थे। उसके बाद रियो में 2 मेडल आए थे हमारे, साक्षी मलिक का और पीवी सिंधु का। इसी बार टोक्यो में 7 मेडल आए हैं। इस बार 6 मेडल फिर आए हैं। पर गलती क्या हुई, हमारे 7 मेडल भी हो सकते थे अगर विनेश फाइनल में पहुंची थी, अपना वेट ले आती तो। 6-7 मेडल काफ़ी है एक कंट्री के लिए? मेडल तो 50 भी काफ़ी नहीं है। कितने आने चाहिए आपको लगता है? मैं हर बार नंबर 1 पे आना चाहिए, तो बात वो नहीं है कि मेडल 6 पहुँचेंगे नंबर 1 पे। देखिए समय लगता है उसके लिए अगर अच्छे तरह जिस ढंग से अभी लगे हुए हैं, इसको और बेहतर तरीके से हर बार, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है और सुधार कभी भी उसके लिए कोई भी संतुष्ट होना चाहिए। तो चीज़ें बढ़ेंगी। इस बार हमारे टारगेट उम्मीद थी कि 10 मेडल से ज़्यादा बढ़ेंगे हम, और बढ़ भी सकते थे। कुछ मेडल हमारे, अब मनु भाकर को ही लीजिए कि ये मेडल 3 मेडल भी जीत सकती थी, बिल्कुल माइनर उससे ये 30 मेडल जीत चुकी है। ऐसे बैडमिंटन में हमारे 2 मेडल आ सकते थे। तो अलग अलग चीज़ें हैं कि भाई हम मेडल जीत सकते थे पर वो मेडल हम नहीं जीत पाए। जैसे खिलाड़ी जब राजनीति में जाते हैं, आप गए, मैंने बताया बबीता फोगाट और अभी विनेश फोगाट, तो कहीं गेम ख़त्म नहीं हो जाता इस तरीके से खेल नहीं पाते अब, मतलब क्योंकि राजनीति एकदम अलग चीज़ हो जाती है। खिलाड़ी जब खेल में आता तो गेम छोड़ गया, वो खिलाड़ी जब राजनीति में आता तो गेम छोड़ के आता है। जब मैं राजनीति में 2019 में आया, जब मैं गेम छोड़ चुका था, 2016 रियो ओलंपिक के बाद मैंने गेम छोड़ दिया था। उसके बाद मैं राजनीति में आया हूँ। बबीता ने गेम छोड़ने के बाद आया है, विनेश आई है, विनेश गेम खत्म छोड़ने के बाद राजनीति में आई है। जो भी आता खेल करते करते राजनीति में नहीं आते, उसके बाद आते हैं। या तो आप सेकंड प्लान होता है खिलाड़ियों का, ओलंपिक लाएंगे और इसमें चले जाएंगे राजनीति। देख, सबके पास अच्छी नौकरी होती है, मेरे भी पास भी अच्छी नौकरी थी। उसके बाद भी अगर मैं नौकरी ना करता फिर भी भगवान ने ऐसे इतना मान सम्मान इतना मतलब दे रखा था कि सुबह शाम आराम से 2 टाइम का खाना हम खा सकते हैं, और इज्जत भगवान ने काफ़ी हमें दी हुई थी और दी भी हुई है। तो वो हमारी पर्सनल चॉइस है कि हम राजनीति में आके क्या कुछ करना चाहते हैं, खेल के लिए, शिक्षा ने क्या किया राजनीति?
खिलाड़ियों के लिए स्पेशली? देखिए मेरे हाथ में कुछ था नहीं, मैं खेल मंत्री में बना नहीं, वो कुछ नहीं। हाँ, अपने खेल के लिए अब मैं अकेडमी चलाता हूँ, लगभग 100 के लगभग बच्चे हैं। अपने घर से मैंने अकेडमी बनाई है, लगभग 20 करोड़ की लागत से अकेडमी बनाई है। 8 एकड़ में लगभग 4-5 करोड़ की ज़मीन हमने ली, उसके लिए लगभग 20 करोड़ का हमारा बजट है कि जो हमने अकेडमी बनाई है। और बस अपने खेल के मतलब अपने संतुष्ट के लिए कि जो चीज़ें जो फेस हमने किया था बचपन में, वो बच्चों को वो संघर्ष वो ना करना पड़े, वो सुविधाएं शहर की बजाय गाँव में चीज़ें मिले, तो हमने किया है। उससे अलग है तो राजनीति में तो आप तभी कुछ अच्छा कर सकते हैं जब आपके पास पावर होगी, या किसी भी उसमें वो पावर आएगी। पावर नहीं मिली आपको इसलिए आप नहीं कर पाए कुछ। आप हमें हमारे पास कुछ हो तब उसके बारे में बात करना कि आपने क्या किया। हाँ, कुश्ती के बारे में आप बोलोगी तो कुश्ती के बारे में लगभग मैंने बताया, हम बच्चों को और वहाँ पे रहना और कोचिंग फ्री देते हैं अकेडमी में। और इस देश में पर्सनल अकेडमी हमसे अच्छी किसी की हो तो आप आगे मेरे से मिल सकते हो। हमारी जो अकेडमी हमने बनाई है उससे अच्छी अकेडमी आने वाले टाइम में बने, सभी बनाए। मैं ये चाहता हूँ कि हमसे भी अच्छी अकेडमी बनाए, पर आज के टाइम में जो अकेडमी हम बनाने लग रहे हैं उससे अच्छी अकेडमी पर्सनल किसी की भी नहीं है। बीजेपी में क्यों, क्या विचारधारा है और बीजेपी की क्या कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? देखिए ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि खिलाड़ी, जवान, किसान और युवा परेशान है बीजेपी से। क्यों? मैं तो परेशान नहीं हूँ, मैं युवा नहीं हूँ, मैं खिलाड़ी भी है, लेकिन खिलाड़ियों का हमने आंदोलन देखा, उनको पिटते हुए देखा, किसानों को हमने सड़कों पे देखा, लाठी खाते हुए देखा। किसान किस सरकार में सड़कों पे नहीं रहे हैं? बताओ किस राज्य में सरकार किसान मतलब है कांग्रेस राज्य में किसान सड़कों पे नहीं रहे? ये काउंटर सही है? आप बताइए योगेश्वर जी मेरे को कि ये काउंटर ठीक है कि किस सरकार में किसान नहीं रहे? हमें तो चाहिए कि ना किसान सड़कों पे रहे, ना युवा परेशान रहे, युवा को नौकरी मिले, ना खिलाड़ी परेशान रहे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें कभी आज से आप इतिहास देख लीजिए, ये चीज़ें हमेशा चलती रही और चलती रहेंगी। इसकी कोई गारंटी नहीं देगा कि ये चीज़ें नहीं होंगी। बात खिलाड़ियों की हो या किसान की हो या युवाओं की हो, कांग्रेस राज्य में क्या इस देश के, हरियाणा के, इस देश के सब युवाओं को रोजगार मिल गया था। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे तो नहीं था, अब कहाँ है? यहाँ बताइए, रिकॉर्ड दिखाओ आप मेरे को, आपके पास होंगे। मैं आपको अभी, मेरे पास फ़ोन नहीं है, अभी मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया। यहाँ का सिस्टम इतना ख़राब है, पुलिस वाले सुनने को भी तैयार। फ़ोन आप मैं लेकर मैं आपको अभी रिसेंट ये आप मैं आपको दे दूँगी, ये ना सारी है, दिखा देती हूँ इसके बाद। सारी चीज़ें ना ये एक बनाई जाती हैं कि भाई आप इसको अब बोल दो, अब आप बाहर जाके बोल दो कि मेरे बारे में कुछ बोल दो, ये चीज़ें अलग होती हैं। मैं कहने का बात था आपका मतलब एग्जांपल आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं इसलिए मैंने आपको बोला ये भाई ये बैठे ये बोल दें कि भैया ये चीज़ें हैं, सच क्या है झूठ क्या है उसका बस उन्हीं को पता होता है जिनके बीच में वो चीज़ें बात हुई हैं। तो मैं ये कही है कि अभी हरियाणा में नायब सैनी जी ने लगभग 35 फसलों पे MSP पे 35 फसल MSP खरीदने की बात की है, उन पे दी गई MSP, तो ये छोटी बात है? खरीदी गई, इम्प्लीमेंट हुआ वो ग्राउंड पे? क्या जो किसान बेच रहे थे फसल, वो उनकी खरीदी गई? जो बाजरा है हरियाणा से महंगा कहीं भी बाजरा कोई भी सरकार नहीं खरीदती, सबसे ज़्यादा हरियाणा सरकार खरीदती है। चाहे गेहूँ की बात हो, चाहे धान की बात हो, तो आप वो भी चीज़ देखिए ना। अच्छा, उसके बाद जो आयुष्मान योजना है, उज्ज्वला योजना है, आपने उसकी तो बात नहीं की। आयुष्मान बहुत सारे लोगों से मैं मिली, सिलेंडर नहीं मिला, पक्के घर नहीं मिले। मिले भी, उनसे मिले जिनको मिले हैं, उनसे भी मिली। ये मिले हैं तो फिर आप वो भी तो बात मिले भी तो है ना। अब मेरी बात खाने के लिए तो कुछ लोगों को नहीं मिलेंगे तो सभी आ जाएंगे ना कि नहीं हमने ये योजना निकाली और मिले ही नहीं। लेकिन बात ये है कि मैं बताता हूँ आपको, 1000 लोगों को मेरे को किट देनी है 1000 लोगों को, और लोग आ जाए एक बार एकदम 2000, तो एकदम से कैसे आ सकते हैं? ये तो सरकार प्लान करती होगी ना कि इतने लोग हैं, इतने लोगों को सिलेंडर, इतने लोगों को पक्का घर देंगे। बिल्कुल, इतना जितने लोगों के लिए प्लान करते उतना वो देते हैं ना, उतनों को नहीं मिल रहा है, यही तो मैं कह रही हूँ। बात नहीं समझे आप। इस देश में मानिए आप 1 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है, सरकार एकदम तो प्लान नहीं लेके आएगी 1 करोड़ को कर देंगे। पहले हम 1 लाख को देंगे, फिर 2 लाख कर देंगे, 5 लाख को। एक प्लान रोड मैप बनता है ना, नहीं बनता होता? आप बताइए, एक रोड मैप बनता है, उसके आधार पर किया जाता है। जैसे विदेशों में एक चीज़ होती है, हमारे देश में नहीं होती। पहले एक प्लान लेके चलते हैं कि भाई हमने स्टार्टिंग में इस एरिया को डेवलप करना, बस उससे तब तक वो एरिया डेवलप नहीं होता, तब तक वो दूसरे एरिया में घुसते ही नहीं। पर हमारे इसी देश में वो सिस्टम नहीं है। उस पर क्लैरिटी तो देते हैं ना वो लोग कि हम इस एरिया को कर रहे हैं, आपके बाद में आएंगे। यहाँ तो क्लैरिटी नहीं देते। ये है ना कि भाई पहले इस साल हमने 1 लाख लोगों को घर देना है, तो 1 लाख को देंगे, उसमें कुछ बचेंगे तो उनको फिर उसके बाद देंगे, तो चीज़ें बढ़ती रहती हैं। अब आप बताइए प्लॉट दिए गए या नहीं दिए गए हैं?
वो अभी पीछे नायब सिंह सैनी जी ने रजिस्ट्री मतलब प्लॉट के मतलब पक्की वो रजिस्ट्री करके लोगों को दिए थे या नहीं दिए थे, फिर उसमें कुछ बचे तो उसको फिर देंगे। अब एकदम से तो चीज़ें नहीं कर सकती ना। मैं वही तो समझना चाह रही हूँ, जैसे आप ये बता रहे हैं कि एक प्लान होता है, जैसे आप आज बहुत जवाब दे रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि ये नेता जितने भी हैं बड़े लीडर्स, वो क्लैरिटी नहीं देते, लोगों को पता ही नहीं है चल क्या रहा है, लोगों के पास क्यों नहीं पहुंच रहा। या तो कोई मीडिएटर आगे उनको लेके चला जाता है, उनका आधा काम खराब कर देते हैं, या उनको पता ही नहीं है क्या करना है, प्रोसेस क्या है। देखिए जो चीज़ें मैंने बता दी, दिए गए हैं प्रोग्राम के तहत, प्रोग्राम करके दिए गए हैं। जैसे नौकरियों दी गई उसको प्रोग्राम करके नौकरियाँ देंगी। या आपको लगता है दी गई है, आपने मिले उन युवाओं से जिनको नौकरी मिला हूँ मैं, मिला क्यों नहीं हूँ मैं। माँ बाप मेरे को शांत का टाइम दीजिए, मैं 50-100 बच्चे आपको दिखा दूंगा, पूरा फिर उनका इंटरव्यू लेना, वो तो दी गई है नौकरी। जैसे मैं कल गई भी थी गाँव में, तो नौकरियाँ मिली, लेकिन रेशो कितना है उन नौकरियाँ में? बात क्या रेशो क्या होता है, जो योग्य है, जो बैठ के आधार पे, एक गांव में छोटा गांव है, यहाँ पे बड़ी गांव है, शायद 25-30 नौकरी लगी है, बिल्कुल वो शायद 1500-1600 वोट का गांव है, उसमें 25-30 नौकरी लगी है गांव में। तो वो और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो नौकरियाँ लगी है, परमानेंट की बात, परमानेंट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये कौशल के तहत की बात कर रहा हूँ मैं, परमानेंट नौकरियाँ उनको मिली हैं बच्चों को। तो और गाँव में बच्चे जो योग्य हैं, जो मेरिट के आधार पे हैं, वो लगे हैं। अब अगर आप बोलो कि भाई अब मेरे को नौकरी नहीं मिली, अगर मैं योग्य हूँ तो मेरे को नौकरी मिलेगी, अगर नहीं हो तो नहीं मिलेगी। IIT करने के बाद, मैंने तो जो जितना भी डेटा पढ़ा है उसमें IIT के बाद, MBA करने के बाद और PhD करने के बाद भी नौकरियां नहीं लग रही। अब ये IIT करने के बाद अब ये तो नहीं कह सकते ना योग्यता नहीं है उस बच्चे के पास। अगर किसी ने की है तो ये गारंटी मैं लेता हूँ उसको नौकरी, अगर तो कोई IIT किया हो बच्चा, आप उसको मेरे पास लेके आ जाइए, मैं उसको आज ही नौकरी लगवा दूंगा। एकदम से सबको नहीं लेकर आ सकती ना आपके पास। आप मेरा नंबर ले जाइए, अगर IIT किया हो बच्चा बेरोजगार है तो आप उसको मेरे पास ले आइए। आप सब सुन लीजिए, अगर कोई IITian इस वीडियो को देख रहा है जिसकी नौकरी, जिसको 7-8 हज़ार रुपये मिल रहे हो या नहीं मिल रही हो जॉब, तो आप योगेश्वर दत्त जी से मिल लीजिएगा, आगे नौकरी पक्का है। आप IIT किया हो बच्चा हमारे पास आ जाएगा, हमें खुद भी जरूरत है IIT किए हुए बच्चे की, फॉर्म से आगे मिल सकता है। अच्छा, लेकिन आपने बताया नहीं क्या विचारधारा जिस कारण आप बीजेपी। विचारधारा भारतीय जनता पार्टी देश के प्रति प्रेम है, राष्ट्रवाद है, और सबसे बड़ी बात है कि मैं हूँ सनातनी, बिल्कुल धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से वो चीज़ें हैं, तो उसको देख के मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। और एक सनातनी होने के नाते, एक सच्चा देशभक्त होने के नाते, देश के लिए कुछ करने के लिए, कुछ और अच्छा कर सके देश के लिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करने वाली पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, इसलिए हम इसमें आए थे। इसमें दूसरी कोई बात नहीं है ना, उसमें खुद का अपना स्वाद था। अगर स्वाद देखना था तो वो बहुत सी चीज़ें थी। DSP की नौकरी छोड़ के मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, तो वो चीज़ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से देश सेवा की है और आज करने लग रहे हैं, वो चीज़ें देख के हम पार्टी जाऊँगा। आप कह रहे हैं अभी मणिपुर जल रहा है, एक बार भी मोदी जी ने कुछ नहीं उस पर बात किया, कोई बात नहीं रखी, मीडिया से नहीं रूबरू हुए, इवन मणिपुर अभी तक विजिट भी नहीं किया, 1.5 साल से ज़्यादा हो। देखिए उसका तो आप प्रधानमंत्री से पूछिए क्यों नहीं गया, क्या उसका कारण था, बात ही नहीं करते। तो वो ये मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं क्यों आया, और वो देश की जो चीज़ें थी आप उसमें देख भी सकते हो कि देश विदेश नीति को आप देख सकते हो। यूक्रेन में जो हमारे बच्चे फंसे हुए थे आप उनको देख सकते हो। अभी ऐसा है कुवैत में, कतर में, जो जिनको 7-8 जो हमारे भारतीय थे उनको नेवी के थे, वो उनको फांसी सज़ा दी गई थी, वो फांसी सज़ा भी रुकवाई और उनको अपने वतन वापसी भी उनकी हुई है। तो आप वो चीज़ें भी देखिए। जैसे एक लोकसभा में एक एडवर्टिजमेंट बहुत फेमस हुआ, आपने सुना होगा, वॉर रुकवा दी पापा। देखिए इससे अच्छी क्या बात होगी, लोगों से मानते हैं वॉर रुकवा दी थी? आप नहीं मानती। पाकिस्तानी स्टूडेंट भी जब हिंदुस्तान का झंडा लेके वहाँ से निकले हैं तो उसमें भी क्या दो राय है। और ये देखिए ना कि उनसे पापा बुलवा दिया, इससे अच्छी क्या बात होगी कि हम अपने विरोधी से पापा बुलवा देंगे, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। और छोटा बच्चा बनवा दिया, छोटे बच्चे बोलते हैं कि पापा वहाँ रुकवा दी, तो उनको 3-4 साल का बच्चा बना दिया प्रधानमंत्री जी ने। वॉर नहीं रुकवाई थी। क्या किया था, झगड़े से किसी को निकाल के ले गया ना तो वार रुकवाना ही होता। और वो वार रुकी गई है कि उस टाइम पे जहाँ पे उस एरिया में कुछ ऐसी घटना ही ना घटी तो वार ही रुकता है वो। अब उसको आप लोग या कांग्रेस या विपक्षी किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात तो है कि मोदी जी ने पापा मणिपुर की वॉर नहीं रुकवा पा रहे हैं अभी तक, इंडिया में रह के यूक्रेन रशिया की वॉर रुकवा दी। देखिए वॉर में झगड़े में फ़र्क है। बाकी वो मणिपुर में क्या है, वो समस्या है बिल्कुल। कहीं भी कुछ गृहयुद्ध जैसे हालात कहीं बनते हैं, कहीं मणिपुर में है, ऐसे तो बंगाल में कितना बुरा हाल होते थे, संदेश खली में, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे आप।
एक मतलब सबकी बात करना चाहती हूँ लेकिन मैं समझ ही नहीं पा मणिपुर की बात की, आपने बंगाल की बात भी करनी चाहिए कि बंगाल में ममता के मुख्यमंत्री होते हुए कितने घटिया हरकत वहाँ पे। डॉक्टर के साथ जो हुआ मैंने उस पर रिपोर्ट किया। ये दूसरी है, ये डॉक्टर के साथ ये जब भी हुआ है वहाँ पे कितनी मतलब कितना बुरा एक अपराध हुआ है, जंग हरियाणा पे आ जाते ये तो बहुत राष्ट्रीय स्तर पे चले गए हम। और अगर आपको देश पे तो राष्ट्रीय स्तर पर रहना चाहिए। मैं हर स्टोरी कवर करती हूँ बट अभी हम वापस आ जाते हैं हरियाणा पे। अच्छा एक और सवाल, जब जब प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पे खिलाड़ियों का, हमने देखा किस तरीके से उन पे लाठी चार्ज हुआ, तब आप सामने अब आप हाँ आप अपना सवाल। नहीं, मेरा सवाल था आप सामने नहीं आए, क्या कारण था, क्या उनकी मैं सामने किसका से जिसको सच्चाई का पता हो, एक बात का पता हो, आपको अपने जो आप कौन सा न्यूज़ आपका N24 है, आपको जो आपका वो फिर आपको हर बात का पता होगी आपकी ऑफिस में क्या चलता है, कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन क्या कर रहा है। और जब वहाँ पे ये हरकत हुई थी उस दिन संसद का उद्घाटन होना था, जब वहाँ पे चीज़ें हुई थी, और अगर वो तो संसद का उद्घाटन पूरे देश के लिए गौरव की बात थी। अगर आपकी शादी में कोई खलल डालने आएगा तो आप उसको डालने नहीं दोगे, आप कोई प्रोग्राम करते होगे। जो घटना जो इल्ज़ाम इन पहलवानों ने लगाए हैं वो कोर्ट में केस है, और जिसने गलत किया होगा उसकी वो सज़ा भुगतेगा। उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि वो एक मैटर ऐसा है, पर जिस चीज़ का हमें पता है हम वो भी नहीं बोल पाएंगे, सच क्या है झूठ क्या है। और वहाँ पे एक देश का एक संसद का उद्घाटन था और उसमें इस तरीके से एक मतलब पूरे देश में और पूरी दुनिया में को छवि खराब की गई। आप उसके बारे में बात कीजिए ना। आपको ये पता है कि उस दिन आपको पता होगा या नहीं पता? क्या नहीं पता? संसद का उद्घाटन होना था जी। अच्छा संसद के उद्घाटन पे एक और संसद का उद्घाटन हुआ, हमने देखा पहली बारिश में संसद में पानी भर गया। देखिए पानी तो रुक जाएगा, कोई पानी भर गया कोई बड़ी बात थोड़ी। अब यहाँ बैठी हो यहाँ से टपका जाएगा तो रुक जाएगा। अब जो मैंने घर बनवाया है तो मिस्त्री ने तो बनाया है, वो मिस्त्री कमी है मेरी कमी थोड़ी है। मैं तो करोड़ों पैसे दिए जाते हैं, कितना बड़ा टेंडर था, 20,000 करोड़ में नया संसद बना था। अब आप ये लेके आए हो, आपने कंपनी से तो लिए होंगे इसके 10,000 रुपये, आप इसमें ले आए उसके 2,000 रुपये का। ये कंपनी की कमी है आपकी कमी है? ये मिस्त्री ने तो लगाया है, जो भी वहाँ पानी टपका है नहीं टपका बात वो नहीं है। बात ये है कि टेंडर लगा दिया 10 करोड़ का 20 करोड़ का 100 करोड़ का 1000 करोड़ का, पर तो वहाँ पे कमियाँ हैं वो कमी वाले पकड़ना चाहिए ना। आपका काम हमारा काम है, अगर हम घर बनाते हैं तो पैसा लगाना। मिस्त्री वहाँ पे कैसे करता है क्या करता है, और जो कमियां हैं वो तो कमी का तभी पता लगेगा जब कमी दिखाई देगी। आम जनता का पैसा है वो जिसको लगाए नए संसद में। फिर मैंने कब किया कि वो किसी और का पैसा? आम जनता पैसा है ये जो आप ये लेके आई हो। 20,000 करोड़ मजाक है? मैंने कहा बोला मजाक है? कैसे आप वो चीज़ रुकेगी ना या नहीं रुकेगी? वो या ये बोलिए कि वो तो ऐसा वो टपका है कि वो कभी रुक ही नहीं सकता। आपने घर जिस घर में आप रहते हो उसमें कोई कमियाँ होती है तभी कमी दिखती तभी तो दूर करती हो। मतलब आप भी नेता ही हैं अब तो एक्सेप्ट क्यों नहीं करते नेता कि हाँ हुआ ठीक है? कर तो लिया, चीज़ तबकी है तो रुक जाएगी, उस पर जो भी उसकी चीज़ें होंगी तो रुक जाएगी। ये सेफ्टी तो होता है। मैंने एग्जांपल दे दिया कि मैंने घर बनाया, ऐसे राम मंदिर में हमने देखा कितने हम देखें घोटाले हो रहे हैं, अभी पढ़ने लग रहे हैं उसमें, अगर तबका आ गया तो घोटाला आएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ योगेश्वर दत्त थे और हमने वो बातचीत करने की कोशिश की, खिलाड़ियों पे बातचीत की और क्या है यहाँ के हालात, हरियाणा के सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश की। क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।